सफलता के लिए किसी भी खास समय का इंतज़ार मत करो, बल्कि अपने हर समय को खास बना लो। मिसाल कायम करने के लिए अपना रास्ता स्वयं बनाना होता है। सफलता खुशी की चाबी नहीं है, खुशी सफलता की चाबी है। आप जो कर रहे हैं उससे अगर आप प्यार करते हैं तो आप ज़रूर सफल होंगे। हेलो डियर, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब क्लासेस पे। आज हम लोग सीबीएसई एनडीपी बोर्ड क्लास 12 का मैथ पढ़ेंगे और मैथ में चैप्टर का नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन। इससे पहले मैंने कंटिन्यूटी में कुछ लेक्चर दिया हुआ है जिसमें मैंने बेसिक कंसेप्ट और साथ में कुछ क्वेश्चन कराए हैं। तो आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएबिलिटी यानी डेरिवेटिव, कैसे हम डिफरेंशिएशन करेंगे किसी फंक्शंस का, और कुछ तरीके जानेंगे और कुछ कंसेप्ट। तो चलिए हम अपने इस नए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर टॉपिक है डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। तो आप क्लास 11th में पढ़े होंगे डेरिवेटिव, कैसे हम किसी फंक्शंस का डेरिवेटिव बताते हैं, ठीक है। अगर मान लो कोई फंक्शन है f(x) = 3x² + 4x। अब हम इसका डेरिवेटिव बताना है तो हमने एक रूल पढ़ा था कि कोई भी रियल वैल्यूड फंक्शन हो, यानी रियल नंबर पे ये फंक्शन डिफाइंड है, तो जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमने बोला था कि अगर डेरिवेटिव हम किसी एक पॉइंट्स पे बताना चाहते हैं, ठीक है, किसी पॉइंट्स पे, मान लो C नामक एक पॉइंट है, C बिलोंग्स कर रहा है रियल नंबर से, ठीक है, तो C पे हम डेरिवेटिव बता देते हैं। वो कैसे डेरिवेटिव क्या होगा उस C पॉइंट्स पे, तो आपको याद होगा f' = लिमिट एग्जिस्ट करेगा h टेंड्स टू 0 फंक्शन C + h माइनस फंक्शन C अपॉन h। ये आपको बातें याद होंगी, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, ये हमने जाना था। अब यहाँ पे तो समझ में आ रहा है कि जो हमारा डेरिवेटिव है वो इस पॉइंट्स पे है, ठीक है, C नामक पॉइंट्स पे। तो अब ये तो लिमिट भी है h टेंड्स टू 0, तो क्या इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी इक्वल होना चाहिए। यानी अगर आप किसी पॉइंट C पे चेक कर रहे हो तो C के पॉइंट्स पे उसके राइट साइड और लेफ्ट साइड भी हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपने बातें समझा कि डेरिवेटिव, ठीक है, f' = ये, ठीक है। तो जब हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं तो जो प्रोसेस हम अपनाते हैं उसी को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग डेरिवेटिव ऑफ ए गिवन फंक्शन इज नोन एज डिफरेंशिएशन, ठीक है। इतनी बातें क्लियर। अब देखो ये लिमिट एग्जिस्ट करना जरूरी है, ठीक है। तो अगर मैं बोल दूँ कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है तो उसमें क्या होगा कि आपका लिमिट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वाला, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस फंक्शन C + h माइनस फंक्शन C अपॉन h, ये किसके बराबर होना चाहिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस, यानी इसमें भी डिफाइन होना चाहिए, दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए, फंक्शन C + h माइनस फंक्शन C अपॉन h, ठीक है। इतनी बातें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, कि किसी पॉइंट पर अगर डेरिवेटिव आपको बताना है तो ये तरीका रहा, ठीक है। तो अगर आप समझना चाहते हो तो डेरिवेटिव को हम ऐसे भी लिखते हैं, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन x/dx, यानी किसके रिस्पेक्ट पे कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो df(x/dx), ठीक है। और भी सिंबल है, जैसे मान लो ये आपका फंक्शन x है तो हम इसको y बोल सकते हैं, तो हम इसको y' के भी रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। ये सब बहुत से सिंबल हैं, आप देख सकते हो आपके बुक में बना हुआ है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये आप बेसिक कंसेप्ट ये वाला चीज़ें जान रहे हो, ठीक है। किसी पॉइंट्स पे अगर मुझे डेरिवेटिव बताना है f'(c) तो लिमिट h टेंड्स टू 0, C कोई पॉइंट होगा उसी फंक्शन का, डोमेन का उसका, ठीक है। जैसे x की वैल्यू कुछ रखोगे ना 5, 4, तो उसी कोई सी पॉइंट्स पे इसका हम डेरिवेटिव बता सकते हैं, ठीक है। तो डेरिवेटिव का एक्चुअल मीनिंग क्या है, जैसे आप स्लोप निकालते हो ना, स्लोप मतलब क्या होता है, किसी लाइन का आप स्लोप निकालते हो, स्लोप यानी स्लोप = tan थीटा होता है, आपको याद भी होगा, ठीक है। तो tan थीटा का आप सेंस किए होगे कि अगर मान लो कोई पॉइंट्स यहाँ पर था, कुछ समय बाद पॉइंट्स यहाँ पर चला गया, ठीक है, तो चला गया तो इसका कोऑर्डिनेट भी तो शिफ्ट कर जाएगा। मान लो कि x + Δx, y + Δy ऊपर चला गया, यहाँ पे क्या था, xy कोऑर्डिनेट था इसका, ठीक है। तो ये जो चेंजेज हुआ ना, यानी यहाँ से यहाँ तक चेंजेज हुआ, तो हम बोल सकते हैं कि ये इतना चेंजेस क्या होगा, Δy के रूप में चेंजेज होगा, इतना ऊपर गया होगा, और यहाँ पे जो चेंजेज होगा वो क्या होगा, Δx। आप समझ रहे हो, x से हम किस कोऑर्डिनेट में चलेंगे, यहाँ पर आएंगे तो x + Δx, देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो किस रेट से आपका y में चेंजेज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी अगर x में जितना जितना आगे बढ़ता जा रहा है तो y कितना कितना चेंज हो रहा है, तो वही आपका स्लोप है, यानी Δy अपॉन Δx, ठीक है। अब डेल्टा वर्ड से मतलब ये है कि आपका बहुत छोटा सा वैल्यू, ठीक है। अगर मैं आपको बोल दूं कि ये पॉइंट से एकदम श्रिंक करके, यानी एकदम श्रिंक करते करते एकदम इसके पास आ गया, ठीक है, यानी Δy टेंड्स टू 0, ठीक है, यानी बहुत ही छोटा होता गया, तो ये पॉइंट्स यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा, तो उस समय आप देखोगे तो ये करीब 0 के पास पहुँच जाएगा, 0 के पास पहुँच जाएगा, तो इस समय तो डिफाइन ही नहीं हो पाएगा ना, ठीक है। तो हम बोलते क्या है डेरिवेटिव में
कि हम h टेंस टू जीरो, यानी h जो है स्मॉल डिफरेंस, जो छोटा सा डिफरेंस है वो जीरो की तरफ जा रहा है। जैसे डेल्टा वाई अभी जीरो के करीब जा रहा है, जीरो पे नहीं जा रहा है, तो अनडिफाइंड आ जाता है। ठीक है, अगर ये पूरा जीरो हो जाता तो आप डेरिवेटिव का मतलब स्लोप सही है, यानी चेंज कैसे चेंज हो रहा है। जैसे आप एस्लेशन निकालते हो, एस्लेशन का आप फार्मूला लिखते हो, एस्लेशन इक्वल टू डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, यानी चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पर भी आप बताते हो कि किस रेट से आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। जैसे अभी 5 मीटर पर सेकंड था, तो 2 सेकंड बाद आपका स्पीड थोड़ा बढ़ गया, तो किस रेट से आपका स्पीड चेंज हुआ, वेलोसिटी चेंज हुआ, वो क्या हो गया, एस्लेशन हो गया। ठीक है, बहुत जगह जैसे कि आप केमिकल रिएक्शंस पढ़ोगे तो उसमें किस रेट से रिएक्शन में चेंजेस आ रहे हैं, जैसे नहीं बोलते हैं कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, तो बहुत चीज़ें केमिस्ट्री में। ठीक है, तो वहाँ पे भी रेट का वर्ड यूज होता है। ठीक है, तो रेट हम वहाँ पे भी जानते हैं, तो वो सब एक तरह से डिफ्रेंसिएशन ही है, आप समझोगे, यानी चेंज होता है वैल्यू में, कितना चेंजेस हो रहा है किसी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, बात है क्लियर। ऐसे मान लो एक बॉल है, इस बॉल का धीरे धीरे वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो किस रेट से इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, किस रेट से इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू, आप बोल सकते हो रेडियस, यानी रेडियस का किस रेट से बढ़ रहा है। ठीक है, यानी ऐसे मोटाई बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप डेरिवेटिव में जानोगे, यानी डिफ्रेंसिएशन में। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा, लिमिट एस टेंस टू जीरो माइनस, ये आपस में इक्वल होगा और फाइनाइट होने चाहिए। फाइनाइट मतलब कोई वैल्यू होनी चाहिए, 0/0 नहीं होना चाहिए, 1/0 नहीं होना चाहिए, इनफाइनाइट अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, बस बातें क्लियर। ठीक है, यहाँ तक तो आपका डेरिवेटिव है किस पॉइंट्स पे, सी पॉइंट्स पे। ठीक है, तो आप डेरिवेटिव एट पॉइंट्स निकाल सकते हो। ठीक है, किसी पॉइंट्स पे डेरिवेटिव आप बता सकते हो गिवन फंक्शन का। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने बोला था कि स्लोप आपका एक्चुअली हम वही समझते हैं कि डेरिवेटिव ही है। ठीक है, डिफ्रेंसिएशन है। ठीक है, कोई फंक्शन लिखा है एफ(x), ठीक है, और वो फंक्शन है आपका x²। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कि इसका आप डेरिवेटिव करो, ठीक है, किसी भी पॉइंट के लिए, तो आप मान सकते हो कि डेरिवेटिव हम किसी पॉइंट पर करते हैं, मान लो x पॉइंट पर करते हैं तो f' बोलेंगे। ठीक है, या आप बोल सकते हो df(x/dx), ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, बहुत तरीके हैं। अगर ये y के बराबर है तो आप यहाँ पर y' लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर। ठीक है, तो अब देखो, अब हम जानते हैं कि यहाँ पर x² है। ठीक है, तो x की इनपुट जो भी देंगे रियल नंबर, तो हमने अभी फार्मूला पढ़ा था कि f(x + h - f(x/h), और लिमिट, जरूरी है कि लिमिट की आपकी जानकारी हो, यानी लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, लिमिट s टेंस टू जीरो, और ये पूरी जो वैल्यू आनी चाहिए फाइनाइट होनी चाहिए। ठीक है, ये भी बहुत जरूरी है, फाइनाइट होगा तभी ये डिफ्रेंशिएबल है ये फंक्शन आपका। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फंक्शन x + h, यानी फंक्शन x तो मेरा x² है, लेकिन अब x की वैल्यू क्या हो गई है, x + h, तो हम यहाँ पर क्या पुट कर देंगे, x + h, यानी x + h का होल स्क्वायर। क्योंकि देखो ये जो पूरा x है ना, ये x है तो ऐसा बन रहा था, अब ये x पूरा ये हो गया x + h, तो स्क्वायर हो गया माइनस फंक्शन x(x²/h), और लिमिट h टेंस टू जीरो। ठीक है, अब यहाँ पर फार्मूला लगा सकते हो a² + b² + 2xh - x²/h, लिमिट h टेंस टू जीरो। बातें क्लियर। अब यहाँ से आप देख सकते हो ये कैंसिल हो जाएगा, अब ये एक h इसमें से गायब, एक h इसमें से गायब, तो बचेगा क्या आपका h + 2x, तो फाइनली लिमिट h टेंस टू जीरो, यानी लिमिट h की वैल्यू जीरो के करीब जा रही है, जीरो के करीब जा रही है, जस्ट अप्रोच कर रही है वहाँ तक। ठीक है, अभी मैंने स्लोप से समझाया था आपको, ये जो डिस्टेंस है ना यहाँ का, डेल्टा वाई था, ये डेल्टा एक्स था। ठीक है, तो अगर मान लो डेल्टा वाई को मैं खसकाते यहाँ तक आया, और डेल्टा एक्स को भी मैं जीरो करता जा रहा हूँ। ठीक है, तो किसी पॉइंट पे डेरिवेटिव आप बता सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर डेल्टा एच, यानी एच करीब जीरो के पास जा रहा है, तो एच की वैल्यू जीरो रख दो तो 2x, दैट इज योर आंसर। ठीक है, तो ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आपने देखा होगा कि हम थोड़ा कुछ अलग तरीके से सॉल्व करते हैं, इजीली सॉल्व करते हैं। तो इस स्टेप में आप करते क्या थे, जैसे कि आपको अगर ये फंक्शन आ गया, तो फंक्शन x, यानी फंक्शन x किस बात पर डिपेंड कर रहा है, x², पे, तो आप बोलते थे d/dx, यहाँ पे लिखते थे x²। ठीक है, अब आप जानते हो x⁴n, ये पढ़े होगा बेसिक फार्मूला। ठीक है, x⁴n तो क्या होता था, nx n-1, ये आपने याद किया अभी होगा। ठीक है, 2x, यहाँ से आप डायरेक्ट बता देते हैं। अब ये रहा लिमिट की हेल्प से, तो ये होता था। ठीक है, तो ये कैसा फंक्शन था, ये तो आपका पॉलिनोमियल फंक्शन था, तो ये डिफरेंशिएबल है। ठीक है, ये एक थ्योरम थर्ड जो आपके बुक का एनसीईआरटी का, इफ ए फंक्शन f इज डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट c, यानी कोई फंक्शन है जो कि डिफरेंशिएबल है सी पॉइंट पे, देन इट इज आल्सो कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट, यानी यह उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस भी होगा, ये आपको शो करना है। तो कैसे शो करेंगे वो हम समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि सी पॉइंट पे, ठीक है, तो आप बोलोगे क्या कि फंक्शन जो मेरा है डिफरेंशिएबल है एट सी पॉइंट पे। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट
x टेंड्स टू c यानी x की वैल्यू c तक टेंड कर रही है, फंक्शन x माइनस फंक्शन c अपान x माइनस सी, ठीक है। जैसे अब इसको रिकॉल करना है, समझना है, तो आप ये ग्राफ का हेल्प ले सकते हो, ठीक है। ऐसे मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है आपका c, यहाँ पे एक पॉइंट है x, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट आप बोल सकते हो c है और ये वैल्यू क्या होगी फंक्शन c, ये होगा आपका x, तो ये क्या होगा fx, ठीक है। अगर आप मैं इसकी स्लोप की बात करूँ तो स्लोप क्या होता था एक्चुअली में, ये होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपन बेस, ठीक है। तो आप बेस निकालोगे तो बेस क्या होगा, देखो एक्चुअली में x माइनस सी होगा बेस, और ये जब ये वाला डिस्टेंस निकालोगे ना तो फंक्शन x माइनस फंक्शन सी, कहानी वही यहाँ पर देखो, फंक्शन x माइनस फंक्शन सी, x माइनस सी। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि x टेंस टू सी, जो x की वैल्यू है ना ये वाली, ये अप्रोच कर रही है c के करीब, यानी ये धीरे 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 यहाँ पे आ रहा है c के करीब, जस्ट अप्रोच कर रहा है, उस पर आ नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ तक बातें क्लियर है, ठीक है। अगर ये एक्स सी हो जाता तो ये एफ सी हो जाता, ये एफ सी हो जाता तो पूरा 0/0 हो जाता, तो अनडिफाइंड हो जाता ना। हमें क्या करना है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू सी हो, लेकिन ये मेरा फंक्शन फाइनाइट्स हो, यानी डिफाइंड हो, ठीक है। ये भी जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए बोलते हैं कि एक्स अप्रोच कर रहा है सी के पास, सी पे नहीं जा रहा है, जस्ट उसके थोड़ा सा भी दूर होगा, जस्ट 0.1 थोड़ा सा दूरी हो, जो भी दूरी होगी, ठीक है। तो यहाँ तक बातें क्लियर, तो ये हमने इतना समझ लिया, ठीक है। अभी इसके पहले वाले में आपने क्या लिखा था कि अगर कोई फंक्शन सी पे डिफाइंड होती है, इसको हमने ऐसे भी लिखा था, तो उससे आपको डाउट नहीं करना है। फंक्शन सी प्लस एच, हमने ये बोला था कि थोड़ा सा दूरी है, सी प्लस एच जा रहे हैं, तो माइनस फंक्शन सी अपन एच, वही बात है भाई। सी प्लस एच लिखोगे माइनस सी लिखोगे तो फाइनली रिजल्ट क्या आएगा आपका, एच आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया ना कि मैंने यहाँ पे एक्स बोल दिया, यहाँ पे सी बोल दिया, तो एक्स माइनस सी बचेगा। यहाँ पर अगर मैं लिखता सी प्लस एच माइनस सी तो क्या होता है, एच बचता। तो उससे आपको डाउट नहीं करना है कि ये फार्मूला तो वो था यहाँ पर लगे, नहीं, वो सेम फार्मूला है, बस आप स्लोप वाला आइडिया समझो कि डिफ्रेंसिएशन का मतलब जस्ट स्लोप की तरह होता है। चेंज कितना चेंज हो रहा है इस वाई कोऑर्डिनेट में विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स को अगर मूव करा रहे हैं तो वाई कितना चेंजेज होता जा रहा है ऊपर की तरफ, जैसे, ठीक है। तो इसका अगर मैं स्लोप आपसे बोलूँ तो कैसे निकालते हैं आप स्लोप, स्लोप यही नहीं बोलते tan थीटा इक्वल टू एफ एक्स माइनस एफ सी, यानी ये कोऑर्डिनेट होता है आपका वाई वाला एफ एक्स और एक्स, और इसका कोऑर्डिनेट होता है वाई वाला एफ सी, यानी वाई कोऑर्डिनेट हो गया चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट और चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट, तो एक्स माइनस सी, क्योंकि आप यहाँ पर आते आते एक्स पे चले गए और यहाँ पर सी नामक पॉइंट पे, ठीक है। तो यही लॉजिक है, बस यहाँ पे चल रहा है। लिमिट देखना बहुत जरूरी है, लिमिट एक्स टेंस टू सी, यानी लिमिट एक्स की वैल्यू सी के करीब जा रही है, ठीक है। बातें क्लियर। और यहाँ पे भी तब जानते थे कि लिमिट एक्स टेंस टू 0, ठीक है। तो आपको इस फार्मूले से डाउट नहीं होना है, वही फार्मूला है, बस थोड़ा चेंजेज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो बट फॉर एक्स नॉट इक्वल टू सी, यानी एक्स की वैल्यू सी के बराबर नहीं है, ठीक है। अब देखो आगे, अगर मैं इस स्टेप को ऐसे लिखता है एफ एक्स माइनस एफ सी, ठीक है, तो कोई बात नहीं है, ठीक है, मैंने लिख दिया। अब मैंने क्या किया कि एफ एक्स माइनस एफ सी तो लिखा, लिखने के बाद मैंने नीचे क्या लगा दिया, एक्स माइनस सी एक इधर लगा दिया और एक्स माइनस सी एक मैंने इधर लगा दिया, ठीक है। बातें क्लियर। पहले एफ एक्स माइनस सी था तो मैंने भी एफ एक्स माइनस सी लिखा था, एक्स माइनस सी नीचे तो एक्स माइनस सी कैंसिल हो जाएगा, तो इसके बराबर ही है, ये दोनों आपस में बराबर है, तभी इक्वल का साइन लगा हुआ है, ठीक है। बातें क्लियर। देखो अब मैं क्या करूँगा, अब इन दोनों साइड के साथ, जो ये मेरा पहला वाला क्वेश्चन है ना, मैं दोनों साइड लिमिट ले लूँगा। तो लिमिट जैसे ही मैं लूँगा ना, तो एफ एक्स माइनस एफ सी लिमिट एक्स टेंस टू सी के करीब, यानी एक्स को मैं सी के करीब भेजूँगा, ठीक है। ये मैंने ब्रैकेट में बंद कर दिया, तो यहाँ पर भी मैं लिमिट ले लूँगा, लिमिट एक्स टेंस टू सी, यानी एक्स सी के करीब जा रहा है, तो फंक्शन एक्स माइनस फंक्शन सी, ये तो एक में कर लेना, एक्स माइनस सी, ये पूरा एक में हो जाएगा ये वाला पोर्शन, ठीक है। अब इधर बचा एक्स माइनस सी, तो यहाँ पे एक अलग लिमिट लगा लीजिए, क्योंकि ब्रैकेट में है तो लिमिट एक्स टू टेन टू सी एक्स माइनस सी। आप इतनी बातें समझ रहे हो, ठीक है, क्योंकि लिमिट दोनों तरफ लेना था, एक्स टेंस टू सी यहाँ पर, तो लिमिट एक्स टेंस टू सी इन सभी के लिए, तो ये प्रोडक्ट में है तो एक बार इसके लिए लिमिट दे दो, एक बार इसके लिए लिमिट दे दो, ठीक है। तो फाइनली हम इसको जब सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सेकंड आपका हो गया, जैसे ही हम फाइनली इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखो लिमिट एक्स टेंस टू सी, ठीक है, तो x की वैल्यू c के करीब जा रही है, तो ये तो मेरा ये वाला हो गया, ये ठीक है। लेकिन यहाँ पे जैसे ही x c के अप्रोच करेगा ना, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, x की वैल्यू c, तो c लिखोगे तो c माइनस सी क्या हो जाएगा, 0। तो 0 से अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो ये रिजल्ट क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। तो फाइनली हम बोल क्या सकते हैं, लिमिट x टेंस टू सी एफ एक्स माइनस, फिर ये देखो ये लिमिट दोनों के लिए है तो इसके लिए भी लगा दो, लिमिट x टेंस टू सी एफ सी इक्वल टू 0। बातें क्लियर।
एक्स की वैल्यू सी के करीब जा रही है, यहाँ पर भी एक्स की वैल्यू सी के करीब जा रही है। मैं इस लिमिट को उधर भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स। अब इसको लिमिट हटा दो क्योंकि तो सी कांस्टेंट वैल्यू एफ सी आई गया, ठीक है। बातें क्लियर। तो ये पॉइंट्स ये रहा, ठीक है। तो एक पॉइंट्स हमेशा याद रखिएगा कि लिमिट आपका तभी डिफाइंड है देखिए कोई फंक्शन जब डिफाइंड है, यानी फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड है तो उसका डिफरेंशिएबल हो रहा है, ठीक है। यानी फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड है तो लिमिट अगर x टेंस टू c है और उस फंक्शन की वैल्यू एफ सी आ रही है तो इसका मतलब वो कंटिन्यूअस है। क्यों कंटिन्यूअस है? क्योंकि कंटिन्यूटी में आप पढ़े थे कि किसी फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए जिस पॉइंट पे आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हो, यानी किस पॉइंट पे कंटिन्यूटी आप चेक कर रहे हो। तो x की वैल्यू अगर c के पास करीब जा रही है तो एफ सी आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी बराबर हो गए कह सकते हो, ठीक है। तो बातें क्लियर। तो इस प्रकार कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब वो फंक्शन डिफाइंड है तभी वो डिफरेंशिएबल है। जब डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस भी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। और कंटिन्यूटी आप किसी पॉइंट के लिए भी चेक कर सकते हो, ठीक है, एक्स टेंस टू सी। अब देखिए क्या होता है कि अगर आपसे ये बोल दे कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो क्या वो डिफरेंशिएबल होगा हमेशा? क्या ये सही बात है? जैसे हमने अभी देखा कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। जितने फंक्शन डिफरेंशिएबल है यानी जिसका हम डेरिवेटिव बता दे रहे हैं, डेरिवेटिव मतलब आप समझ रहे हो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होगा, ठीक है, ऐसे सब चीज़ें। तो अगर वो फंक्शन जिसका डेरिवेटिव आप निकाल ले रहे हो तो वो तो कंटिन्यूअस है भाई, लेकिन क्या सभी कंटिन्यूअस फंक्शन डेरिवेटिव उनका निकाल सकते हैं? क्या डिफरेंशिएबल है कंटिन्यूअस फंक्शन? सभी। तो एक एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। तो देखो अगर आप बात करोगे मॉड एक्स, ठीक है, मॉडुलस एक्स, ठीक है, तो x के अंदर अगर आप कोई वैल्यू लेते हो तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। ये क्या आपका देगा? एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, ठीक है। आप चेक भी कर सकते हो, इसका ग्राफ वगैरह बनता है, ठीक है। हमेशा जो भी x की वैल्यू दोगे ना, निगेटिव या पॉजिटिव, तो इसका ग्राफ हमेशा ऊपर ही रहेगा। आप देखे भी होगा, ठीक है। ऐसे हम लोग ग्राफ बनाते हैं, यहाँ पर ऐसा आता है, ठीक है। x की वैल्यू जैसे देते जाओ वो बढ़ता जाएगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन की तरह है। हम बिना ब्रेक किए आराम से छुटा दे रहे हैं, ठीक है। अगर मैं बोल दूं कि अगर जीरो पे ये डिफरेंशिएबल है, ठीक है, जीरो पे डिफरेंशिएबल है, तो उस समय हम क्या बोलेंगे, एफ डैश जीरो, ठीक है, इक्वल टू लिमिट। अब मान लेते हैं थोड़ा सा मैंने वैल्यू बढ़ाया, लिमिट एच टेंस टू जीरो, ठीक है। ये तो जनरल लिखने का तरीका होगा कि जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो अपान एच, हो गया, मिला लो। लिमिट एच टेंस टू जीरो यानी एच की वैल्यू जीरो के करीब जा रही है, ठीक है, एफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो अपन एच। यहाँ तक बातें क्लियर, ठीक है। अब एक चीज़ देखो यहाँ पर, ये तो भाई लिमिट का जनरल वे है। अगर मैं बोल दूँ कि एच जीरो माइनस यानी एच की वैल्यू जैसे कि राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो उस समय अगर मैं बोल दूँ लिमिट एच टेंस टू जीरो प्लस, ठीक है, तो यहाँ पर आप जो लिखते हैं यानी फंक्शन जीरो प्लस एच, तो इस समय ये क्या होता है, जीरो प्लस एच का मतलब कि जीरो से थोड़ी बड़ी वैल्यू, ठीक है। तो उस समय आप क्या बोलते हैं कि अगर मैं इसमें जीरो से बड़ी वैल्यू लेता तो क्या होता कि x तो मेरा जीरो प्लस एच है, जीरो प्लस एच अगर मैं बोल होता कि h टेंस टू जीरो प्लस, तो जीरो प्लस का मतलब इसमें जो वैल्यू होगी आपकी वो थोड़ी बड़ी होगी, यानी जीरो से बड़ी होगी। तो अगर आप कोई x की वैल्यू 1 ले रहे हो तो बाहर क्या दिखेगा, x ही दिखेगा ना, रियली में x ही दिखेगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू होती है एफ जीरो प्लस एच, तो ये जीरो प्लस एच ही दिखती, माइनस एफ जीरो क्या होगा, एफ जीरो का मतलब जीरो रखते तो जीरो आता बाई एच, ठीक है, लिमिट एच टेंस टू जीरो, ठीक है। तो इसको फाइनली सॉल्व करते हैं तो हम क्या होता है एच बाई एच इक्वल टू 1, ठीक है, बातें क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं बोलता लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस, ठीक है, यानी निगेटिव वैल्यू, जीरो माइनस का मतलब निगेटिव वैल्यू, जीरो कोई पॉइंट था जिस पे हम डेरिवेटिव चेक कर रहे थे, ये पॉइंट था, इस पॉइंट से हमने निगेटिव थोड़ा वैल्यू बोला था इधर, तो जीरो अगर मान लो मैं x कोई निगेटिव वैल्यू लेता -2, तो बाहर क्या आता है 2 आता, तो 2 आने का मतलब 2 कैसे होगा, अगर मान लो ये पूरी वैल्यू मेरी x थी, -2 मेरा x था, तो जैसे ही बाहर आएगा तो ये क्या होगा -x ही ना होगा, क्योंकि भाई मैंने इसको x बोला, अंदर x था, अब बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस 2 हो गया कि नहीं, बातें क्लियर। तो इस प्रकार ये वाला वैल्यू जो होगा जीरो माइनस जीरो प्लस एच हमने इसका बोला था, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा जीरो माइनस एच, ठीक है, माइनस जीरो बाई एच। तो फाइनली ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो माइनस एच बाई एच इक्वल टू -1, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जो डिफरेंशिएशन है या डेरिवेटिव है जीरो पे,
वो उसके राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपस में इक्वल नहीं है। इस प्रकार ये कंटिन्यूअस फंक्शन तो है लेकिन इसका डेरिवेटिव डिफाइंड नहीं है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, यानी डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, बातें क्लियर, आप समझ रहे हो पॉइंट्स को। तो यहाँ पर लिख सकते हो एफ डैश 0 प्लस यहाँ पे एफ डेरिवेटिव 0 माइनस। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। ठीक है, अगर मान लो आपके एक्सरसाइज में दिया है 2x + 1 का होल क्यूब। ठीक है, कोई फंक्शन x है, ये एक प्रकार से कंपोजिट फंक्शन है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो हमने जो वो तरीका पढ़ा था ना कि किसी पॉइंट्स पे हम डेरिवेटिव बताएंगे, वो नहीं। ठीक है, हम डायरेक्टली जानेंगे कैसे इसको करेंगे। तो देखो कि यहाँ पर ये है ना, तो आप एक चीज़ देखोगे कि यहाँ पर 2x + 1, ठीक है, ये था पहले। अगर मान लेते हैं कि ये कोई फंक्शन था, hx नाम का कोई फंक्शन था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया कि फाइनली ये hx था, तो बाद में इसका क्या हो गया, अगर मान लो कोई दूसरा फंक्शन हो गया g(hx), ये इनपुट लिया तो ये क्या बोलता है g(hx) x3। ठीक है, ये बोलता है, यानी जो भी hx होगा उसका हम क्यूब कर देंगे। देखो यहाँ पर क्यूब हुआ कि नहीं। ठीक है, तो यही कंपोजिट फंक्शन है आपका। ठीक है, आपने hx माना इसको, फिर अगर एक और फंक्शन लेते हो जिसका नाम g है, वो g(hx) क्या बोलता है x3। यहाँ पर hx की जगह पर आप x भी लिख सकते थे। ठीक है, या आप t भी लिख सकते थे। ठीक है, gt = tq, ये बोल देगा ये। ठीक है, अब t की वैल्यू आप मान लो यही है आपके t की वैल्यू, बोल सकते हैं ना भाई h कोई फंक्शन है hx नाम का 2x + 1, हमने इसको t भी बोला। अब एक और फंक्शन है जो ये बोलता है कि अगर कोई चीज़ मेरे पास लाओगे इनपुट ना, तो मैं इसका होल क्यूब कर दूंगा। तो देखो अगर hx को मैं यहाँ पर लाऊंगा 2x + 1 होगा, तो उसका होल क्यूब हो गया कि नहीं। तो इस प्रकार ये कंपोजिट फंक्शन है। और हम इस बात को ऐसे भी लिख सकते थे ना, g(hx), ठीक है, यानी ऐसे भी बोल सकते थे कि नहीं। बातें क्लियर। तो कंपोजिट फंक्शन है। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव करना है तो आप सिंपल सी बात जानो, अगर डेरिवेटिव मुझे निकालना है तो d/dx 2x + 1 का होल क्यूब। ठीक है, यही है ना। तो आप एक फार्मूला भी पढ़ते आ रहे हो जिसमें हम बोलते थे x⁴n। ठीक है, इस पूरी वैल्यू को कोई वेरिएबल मान लो। ठीक है, या आप एक और चीज़ जानते हो कि मैं इसका पहले क्यूब कर लूँ। क्या कर लूँ, क्यूब। तो देखो a + b का होल क्यूब, तो a³ + d/dx बाहर कर दीजिएगा, a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8x³ + 1 + 12x² + 6x। ठीक है, आप चेक कर सकते हो d/dx a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर है। अब इसका मुझे डेरिवेटिव करना है, तो आप ये जो मैंने बोला था डेरिवेटिव, ये वाला डेरिवेटिव x⁴n = n(x⁴n-1), ये बहुत सिंपल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 8 है, तो 8 को मैंने बाहर कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा डेरिवेटिव x³। फिर यहाँ पर देखो कांस्टेंट नंबर है ना, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा x², फिर यहाँ पे कांस्टेंट को हमेशा बाहर कर दो आप, यहाँ पे x हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व कर दूंगा तो ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, x⁴n, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x², 8 × 3x², ये 0, ये वाला क्या हो जाएगा 12 × 2x, 6 × 1। ठीक है, बातें क्लियर। अब फाइनली हम इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब तो वो तरीका मेरा सही था, बेसिक तरीका मैंने ये जो बताया, कोई वेरिएबल है ऐसे करके हम कर सकते हैं सॉल्व। ठीक है, हमारा आंसर भी आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे। लेकिन मैं बोल दूँ कि इस जो मैंने ये तरीका लिखा है, क्या हम इसके बेस पे कर सकते हैं। तो अगर मान लो ये मेरा y है, ठीक है, तो मैं इसको क्या बोलता, डेरिवेटिव ऑफ y/yx, डेरिवेटिव ऑफ y/x dx। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये t है ना, जो ये t किस बात पर डिपेंड कर रहा है, x की बात पे। तो हम बोलेंगे डेरिवेटिव ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू x, बोल सकते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या बोलेंगे, ये जो gt है वो किस बात पर डिपेंड कर रहा है, t की बात पर। ये जो gt है आपका tq के बराबर, तो हमने इसको बोल दिया ये y फंक्शन के बराबर है। ठीक है, क्योंकि फाइनली तो यही बन जाएगा ना 2x का होल क्यूब। ठीक है, 1 + होल क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं dy/dt। समझ रहे, बात को पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। मैंने ये बोला कि जो 2x + 1 है, कोई फंक्शन है hx नाम का 2x + 1, तो मैंने बोल दिया चलो भाई hx नाम का कोई फंक्शन है, मैंने बोल दिया t के बराबर है। ठीक है, कोई इनपुट वैल्यू होगा, ये 2x + 1 सॉल्व करोगे तो 5 ही आएगा ना, 5 या 6 जो भी है, कुछ वैल्यू रखेंगे तो 5 एक t के बराबर कोई एक वैल्यू है। मैंने बोला कि एक और फंक्शन है जिसका नाम है gt, वो बोलता है कि gt में फंक्शन हूँ, मैं क्या करूँगा, कोई चीज़ रखोगे तो मैं t का होल क्यूब कर दूंगा। तो t कोई वैल्यू होगी, आप रखोगे तो 5 है तो 125 कर देगा। तो ये फाइनली ये किसका
इसका करेगा ना होल क्यू, 2x + 1 रखोगे तो ये हो जाएगा, तो ये किसके बराबर है, y के बराबर है, तो मैंने ये y लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो डेल्टा y विथ रिस्पेक्ट टू क्योंकि t के रूप में है, क्योंकि y किस पे डिपेंड कर रहा है, t पे, तो ये हो गया। अब देखोगे तो इसको सॉल्व करके dt से dt गायब हो जाएगा, तो फाइनली ये रिजल्ट बनेगा। एक्चुअली में गायब नहीं करते हैं, लेकिन हमें सेंस हो जाता है कि ये हट जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो एक बार आप क्या करोगे, एक बार आप t नामक फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करोगे तो वो क्या हो जाएगा, डेल्टा बाई 2x + 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा dy dt, तो dy dt क्या हो जाएगा 2x + 1 का होल क्यूब, ठीक है। क्या हो जाएगा 2x + 1 का होल क्यूब, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 24x² + 24x + 6, ठीक है। यहाँ पर हम कॉमन भी ले सकते थे, 6 को कॉमन ले लिया, 4x² + 4x + 1, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। तो अभी देखोगे a² + b² + 2ab, तो फाइनली क्या हो जाएगा 2x + 1 का होल स्क्वायर, यही है, ठीक है। a² + b² + 2ab, ठीक है, इस फॉर्म में दिख रहा है। तो इसको देखो जब मैं सॉल्व करूँगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर अब x हो जाएगा, क्यों x होगा, क्योंकि देखो, क्योंकि यहाँ पे जो अब t लिखा है ना t, तो t किस बात पर डिपेंड कर रहा है, x की बात पर डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पर t आपका ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी dx लिख देंगे क्योंकि x के रिस्पेक्ट में होगा, तो फाइनली यहाँ पर 2 होगा, और यहाँ पे क्या होगा 3 2x + 1 का होल स्क्वायर, तो फाइनली हो क्या गया आपका 3 2 = 6, अब ब्रैकेट में 2x + 1 का होल स्क्वायर। देखो बातें क्लियर होंगी कि नहीं, ठीक है। तो आप इस तरीके से इनको सॉल्व कर सकते हो, ठीक। देखो y किस बात पे है, t की बात पर डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए मैंने t लिखा था, लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो जब आप t लेते हो तो t x के रूप में है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम x का ही रूप लिख देंगे, ठीक है, समझने के लिए सेंस किया गया आपको। तो सबसे बेटर तरीका हमको यही लगता है कि आप ये वाला फार्मूला यूज़ करो तो और अच्छा है, ठीक है। अब देखिए कोई एक फंक्शन है जो ये दे दिया है sin x² है, ठीक है। आपको बोला है कि इसको आप डिफ्रेंशिएट कीजिए, ठीक है, बोला है कि डिफ्रेंशिएट कीजिए, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, ठीक है, f(x = sin x²) है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे ये भी कंपोजिट की तरह है, ठीक है। हम बोल सकते हैं कि एक फंक्शन मेरा h है, ठीक है, hx जो कि हमारा sin x है, ठीक है। एक दूसरा फंक्शन है जो कि gx है, वो क्या x², ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर x है तो sin x होगा, gx है तो x², ठीक है, बातें क्लियर। तो अगर मैं बोल दूँ कि ये जो gx है x² है, ठीक है, तो अगर मैं बोल दूँ gx की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ hgx, ठीक है, तो आप देख सकते हो क्या होगा ये, तो gx का मतलब x², तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x की जगह पर sin x² आ गया कि नहीं। तो ये भी कंपोजिट फंक्शन का है कि नहीं, एग्जाम्पल कंपोजिट फंक्शन का है, ठीक है। तो तरीका अल्टरनेट भी आप लगा सकते हो। तो पहला तरीका क्या होगा, डेल्टा हम इसको y के बराबर मान सकते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे डेल y/x, तो क्या हुआ del(y)del(x) sin x², ठीक है। तो आप एक बार क्या करो sin x को डिफ्रेंशिएट कर दो, तो डेल्टा sin x क्या होगा cos x², ठीक है, हो गया। अब अगले स्टेप में क्या करो, जो दूसरा फंक्शन है ना उसको डिफ्रेंशिएट कर दो बस x² फॉर्म में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x, दैट इज योर फाइनली आंसर, ठीक है। आप 2x को आगे भी लिख सकते हो cos x², ठीक है, बातें क्लियर। तो ये तरीके हैं। अभी आप इसको अब जैसे वो कर देते हैं ना, ये y फंक्शन है तो हम क्या बोल देते हैं dy/dx, फिर हमने इनको hx बोला था, तो hx को किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे ये सब जानना पड़ता था, ठीक है। तो अगर मैं मान लो gx को मैंने t बोल दिया, ठीक है, gx को मैंने मान लिया कि t फंक्शन है, t नाम का कोई वैल्यू देगा, तो फिर मैं यहाँ पर बोलता है कि ये ht होता है, क्या होता है ht होता, ठीक है, ht होता तो यहाँ पर sin t मिलता है, यही सब बोलता है ना, कि t का इनपुट रखता तो sin t के फॉर्म में वैल्यू आती, तो मैं बोलता कि चलो dh डिफ्रेंशिएशन ऑफ dst/dt करते हैं, ठीक है, हमने किया, ठीक है। चाहे आप ये फाइनली देखो ये जो रिजल्ट होगा ना आपका, ये st y के बराबर होगा, क्यों y के बराबर होगा, क्योंकि देखो अगर t की वैल्यू x² है तो मैं यहाँ पे x² रखता तो sin x², तो ये फाइनली y के बराबर होता था ना, तो हम इसको ऐसे बोलते हैं dy/dt, क्योंकि t के रूप में हमने बोला, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, ये भी t के बराबर, तो dt/dx, क्यों x, क्योंकि x पर डिपेंड है ना, वेरिएबल x पर डिपेंड है, तो dx, तो dt गैप, तो बचा का dy/dx, ठीक है। तो ये सोचने का एक तरीका है कि आप समझ सकते हो ऐसे, ठीक है। तो ये कंपोजिट फंक्शन का एग्जांपल है। तो इसमें क्या हो रहा था कि आप देख रहे हो तो x² है, तो मैंने बोला चलो gx नाम का कोई फंक्शन है x², अब हमने बोला चलो इसको t मान लेते हैं, t नाम का कोई वैल्यू होगा, सॉल्व करोगे तो 4 9 यही सब आएगा, तो t नाम का कोई वैल्यू है। अब मैंने बोला कि x² में किस फंक्शन में डालूँ कि ये मेरा पूरा वैल्यू बन जाए, तो मैंने बोला चलो st नाम का कोई फंक्शन है जो sin t देगा, तो t का मतलब x²,
तो यहाँ पे क्या हो गया, या एच जी एक्स भी बोल सकते थे हम, जी एक्स का मतलब एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर रखोगे तो साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, बात है क्लियर। क्योंकि जो एच फंक्शन है वो इनपुट लेकर क्या कर देता है, उसको साइन टी बना देता है। ठीक है, तो ये जब साइन टी हमने देखा ये तो इसके बराबर वाई के बराबर, तो मैंने बोला चलो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर टी वेरिएबल है, टी पर डिपेंड कर रहा है, तो डी वाई बाई डी टी, और मैंने बोला ये टी है तो डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, बात है क्लियर। ठीक है, अब अभी वही काम हुआ है, देखो डी वाई बाई डी टी, यानी अगर आप यहाँ पर टी क्या होता है, टी आपका साइन एक्स स्क्वायर होता है, तो बोलते डेल साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। ठीक है, फिर अगले स्टेप में क्या करते हैं तुम, डी टी बाई डी एक्स, तो टी की आपका एक्स स्क्वायर है, देखो मैंने भी वही काम किया है। ठीक है, तो पहले मैं साइन को कर दिया डिफ्रेंशिएट, फिर बाद में जो वेरिएबल बचा इसके अंदर यहाँ पे उसको मैंने कर दिया अगले स्टेप में डिफ्रेंशिएट यहाँ पे। ठीक है, बात है क्लियर। इसके अंदर जो वेरिएबल है एक्स स्क्वायर, अगर एक्स रहता तो नहीं करता दोबारा, बी है। ठीक है, अब हमें इसे डिफ्रेंशिएट करना है, तो आप जान रहे हो कि ये भी क्या है, कंपोजिट फंक्शन है। कैसे बोलते कंपोजिट फंक्शन, बोलते कि ए एक्स प्लस बी नाम का एक कोई फंक्शन है, तो ये मान लो y है। ठीक है, ये कोई फंक्शन है जिसको हम बोलते हैं जी एक्स। ठीक है, अब अगले स्टेप में आप बोलते हैं कि एक और फंक्शन है जिसका नाम है एच एक्स, पहले हम ऐसे लिख लेते हैं और बोलते हैं कि ये साइन एक्स है। ठीक है, तो अगर ये जी एक्स है, ठीक है, तो अगर मैं इस जी एक्स की वैल्यू को मैं इस एक्स की जगह पर रख दूँ, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है साइन ए एक्स प्लस बी, क्योंकि मेरा एक्स इसमें चेंज हो जाता है क्योंकि मैंने ये इनपुट दे दिया जी एक्स। ठीक है, तो इस प्रकार आप ये कर सकते हो कि जो ये मेरा एच एक्स वाला जो चीज़ है एकदम वाई के बराबर है, वाई के बराबर है। ठीक है, अब मैंने बोल दिया चलो ठीक है वाई के बराबर है, तो जी एक्स को आप क्या मानते हैं, तो जी एक्स को आप बोल देते हैं कोई मान लो कोई वैल्यू ही देगा तो आप बोल देते टी के बराबर है। ठीक है, आप जो भी नाम देना चाहते हैं सब, तो फाइनली आप वही कहानी लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू, हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्स के रूप में क्योंकि एक्स के फॉर्म में। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी ये टी के रूप में हो जाएगा। क्यों टी के रूप में, क्योंकि आप समझ रहे हो जब ये टी है, ठीक है, तो आप यहाँ पर टी वैल्यू रखते हैं ना एच टी, तो ये क्या देता है साइन टी। ठीक है, तो डी वाई बाई डी टी, यानी पहले वाले को हमने डिफ्रेंशिएट किया, यानी इस साइन वाले पूरे फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किया, बाद में जो उसके अंदर का एक फंक्शन था उसको मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया, उसका नाम मैंने डी टी बाई डी एक्स रखा, बस खत्म कहानी। तो आप ये चीज़ें लिखने से बेटर है आप सीधे समझो कि इसमें दो फंक्शन आपको दिखा, एक पहला साइन दिखा, तो पहले आप साइन को डिफ्रेंशिएट कर दो, तो डेल साइन बाई क्या बोलते हैं आप, ठीक है, तो डेल साइन ए एक्स तो क्या होता कॉस ए एक्स प्लस बी होता। ठीक है, बातें क्लियर। अब यहाँ पर अगले स्टेप में क्या बोलते हैं डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी, क्योंकि यही तो बचा है आपका, मैंने पहले फंक्शन को ख़त्म कर दिया, साइन वाले ख़त्म, अब अंदर एक और फंक्शन दिख रहा है तो उसको मैंने मल्टीप्लाई बना के यहाँ पर कर दिया, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कॉस ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पे क्या होता है सिर्फ ये होता है क्योंकि बी तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन जीरो होता है। ठीक है, यानी उस पॉइंट्स पे आपका स्लोप जीरो होगा। ठीक है, और यहाँ पर ए एक्स है तो क्या होगा ए होगा। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।